सुल्ताना डाकू और भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ मशहूर लुटेरों की जिंदगी की कहानी। अमीरों का माल लूटना और गरीबों में बांटने का जिक्र हो तो 14वीं सदी का कैरेक्टर रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत ब्रिटेन के काउंटी नटिंघम शहर में शेरवुड के जंगलों में रहता था। वो एक आम नागरिक था, लेकिन नटिंघम के कुछ कुख्यात शेरिफ ने उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीन ली थी, जिसकी वजह से वो डकैती करने लगा था। इसके बारे में कई नावल लिखे गए और बहुत सी फिल्में भी बनी, मगर फिर भी इसके बारे में यह संशय है कि वो वास्तविक जीवन में था या नहीं। हालांकि इसी तरह एक कैरेक्टर भारत में भी था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। ये कैरेक्टर था सुल्ताना डाकू, जिसे 96 साल पहले 7 जुलाई 1924 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। सुल्ताना डाकू के धर्म के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो मुसलमान था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उसे हिंदू धर्म का मानने वाला बताया, क्योंकि वो भातो समुदाय से था और ये समुदाय हिंदू धर्म के मानने वाला था। सुल्ताना शुरुआत में छोटी छोटी चोरी करता था। उर्दू के पहले जासूसी उपन्यासकार और अपने ज़माने के मशहूर पुलिस अधिकारी जफ़र उमर ने इसे एक बार गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे, जिस पर उन्हें 5,000 रुपये का इनाम भी मिला था। जफ़र उमर की बेटी हमीदा अख्तर हुसैन राय पुरी ने अपनी किताब नायाब है हम में लिखा है कि जफ़र उमर ने सुल्ताना को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उस समय सुल्ताना पर चोरी के अलावा हत्या का कोई आरोप नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ 4 साल जेल की कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। जफ़र उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाले रुपए अपने सिपाहियों और स्थानीय लोगों में बंटवा दिए थे। इसके बाद जफ़र उमर ने उर्दू में कई जासूसी नावल लिखे, जिनमें पहला नावल नीली छतरी था और इसकी कहानी का मुख्य पात्र सुल्ताना डाकू ही था। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को फिर से इकट्ठा किया। इसने नजीबाबाद और शाहीनपुर के शकीरे लोगों से संपर्क किए और अपने भरोसेमंद मुखबिरों का जाल बिछाकर लूटना शुरू कर दिया। उसे अपने मुखबिरों के जरिए मालदार लोगों की खबर मिलती। सुल्ताना हर डकैती की योजना बड़े ध्यान के साथ बनाता था और हमेशा कामयाब लौटता था। अपने ज़माने के मशहूर शिकारी जिम कार्बेट ने भी अपने कई लेखों में सुल्ताना के बारे में लिखा है। जफ़र उमर के अनुसार सुल्ताना डाकू बड़ा निडर होकर डकैती डालता था और हमेशा पहले से लोगों को सूचित कर देता था कि श्रीमान पधारने वाले हैं। डकैती के दौरान वो खून बहाने से जहाँ तक हो सकता था बचने का प्रयास करता था, लेकिन अगर कोई शिकार विरोध करता तो और उसे या उसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनकी हत्या करने से भी परहेज नहीं करता था। ये भी मशहूर है कि वो अपने विरोधियों और जिनकी वो हत्या करता उनके हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता था। अमीर साहूकार और जमींदारों के हाथों पीड़ित गरीब जनता उसकी लंबी आयु की दुआएं मांगते और फिर भी जिस क्षेत्र में माल लूटता वहीं के जरूरतमंदों को बंटवा देता था। सुल्ताना की डकैती और आतंक का सिलसिला कई साल तक जारी रहा, मगर अंग्रेज़ों की सरकार थी और वो स्थिति ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पहले तो उन्होंने भारतीय पुलिस के जरिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबिर और गरीब देहातियों की मदद की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। अंततः में अंग्रेज ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन से फ्रेंडी यंग नामक एक तजुर्बेकार अंग्रेज को पुलिस अधिकारी को भारत बुलाने का फैसला किया। फ्रेंडी यंग ने भारत पहुंचकर सुल्ताना की सभी वारदातों का विस्तार से अध्ययन किया और उन घटनाओं की विस्तृत जानकारी जमा की। जब सुल्ताना और उसके गिरोह के सदस्य पुलिस के हाथों गिरफ्तार से साफ बच निकले थे। फ्रेंडी यंग को यह निष्कर्ष निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबिरों का जाल है, जो पुलिस विभाग तक फैला हुआ है। वो यह भी जान गया था कि मनोहर लाल नामक एक पुलिस अधिकारी सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर को उस तक पहुंचा देता है और इससे पहले ही पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचती वो अपना बचाव कर लेता है।
फर्रेंडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी होशियारी से योजना बनाई। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का ट्रांसफ़र दूर के इलाके में करवा दिया। फिर नजीबाबाद के बुजुर्ग की मदद से सुल्ताना के एक विश्वसनीय व्यक्ति मुंशी अब्दुल रज्जाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज्जाक पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। सुल्ताना के छिपने की जगह नजीबाबाद के पास स्थित एक जंगल में था, जिसे कजली भी कहा जाता था। यह जंगल बहुत ही घना और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन सुल्ताना जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसके रहने की जगह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन के समय भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्ताना भेष बदलने का भी माहिर था और उसके बदन पर कट के निशान की वजह से उसे देखने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं जान पाता था कि ये सुल्ताना डाकू हो सकता है। फर्रेंडी यंग ने मुंशी अब्दुल रज्जाक की सूचना की बुनियाद पर सुल्ताना के चारों तरफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। मुंशी अब्दुल रज्जाक एक तरफ सुल्ताना के संपर्क में था तो दूसरी तरफ उसकी हर हरकत की सूचना फर्रेंडी यंग तक पहुंचाता रहता था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छिपी हुई थी। सुल्ताना जैसे मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब उसने भागना चाहा, लेकिन एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल की बट से मारकर उसे गिरा दिया और इस तरह सुल्ताना गिरफ्तार हो गया। ऑपरेशन को फर्रेंडी यंग लीड कर रहे थे, जिन्हें इस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी जेलर बना दिया गया। फर्रेंडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आए, जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सज़ा सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन अमीरों पर इसका खौफ और जनता पर इसके आतंक के चर्चे लंबे समय तक जारी रहा। सुल्ताना अंग्रेज़ों से बहुत नफरत करता था। कहते हैं कि नफरत की वजह से वो अपने कुत्ते को राय बहादुर कहकर बुलाता था। ये एक सम्मानजनक उपाधि थी जो अंग्रेज सरकार की तरफ से उसके वफादार भारतीयों को दी जाती थी। सुल्ताना के घोड़े का नाम चेतक था। जिम कार्बेट ने लिखा है कि जिस जमाने में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया जा रहा था, उसकी दोस्ती फर्रेंडी यंग से हो गई थी। फर्रेंडी यंग जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की वजह बना था, सुल्ताना की कहानी से इतना प्रभावित हो गया था कि उसने सुल्ताना को माफ़ी की अर्जी तैयार करने में मदद दी, लेकिन यह अर्जी रद्द हो गई। सुल्ताना ने फर्रेंडी यंग से कहा कि उसके मरने के बाद उसके 7 साल के बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई जाए। फर्रेंडी यंग ने सुल्ताना की इच्छा का सम्मान किया और उसकी मौत की सज़ा के बाद उनके बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो भारत वापस आया और आईसीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद पुलिस विभाग का एक उच्च अधिकारी बन गया और वो इंस्पेक्टर जनरल के पद पर रिटायर हुआ। सुल्ताना अपने जीवन में ही एक काल्पनिक किरदार बन चुका था। जनता उससे प्यार करती और उसके कैरेक्टर की खूबियों को साहित्यकारों और लेखकों को अपनी तरफ आकर्षित किया और इसके बारे में हॉलीवुड बॉलीवुड कई क्षेत्रों में फिल्म बनी। हॉलीवुड में इसके बारे में बनने वाली फिल्म का नाम द लॉन्ग डेविल था, जिसमें सुल्ताना का किरदार यूल ब्रेनर ने निभाया था। पंजाब में इसके किरदार पर 1975 में पंजाबी भाषा में बनी फिल्म आई थी, जिसमें सुल्ताना के किरदार कलाकार सुधीर आदा ने किया था। पाकिस्तान में इसके किरदार पर 1975 में पंजाबी भाषा में फिल्म बनाई गई थी, जिसमें सुल्ताना का किरदार कलाकार सुधीर ने अदा किया था। सुल्ताना के किरदार पर सुजीत सराफ ने द कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू का कबूलनामा के नाम से एक उपन्यास भी लिखा था। भूपत डाकू पाकिस्तान बनने के बाद इस क्षेत्र में जिन 2 डाकुओं ने बड़ी ख्याति पाई, उनमें एक भूपत डाकू था जिसका संबंध जूनागढ़ से था। जूनागढ़ एक खुशहाल रियासत थी और इसकी यहीं खुशहाली डाकुओं को बहुत रास आती थी। पाकिस्तान बनने से पहले जूनागढ़ के जिन
डाकुओं ने बड़ी ख्याति पाई। उनमें हीरा जिन्ना और भूपत डाकू का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है। इन डाकुओं की असंख्य घटनाएं लोक कथाओं जैसी शोहरत हासिल कर चुकी है। भूपत डाकू पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान आ गया, जहां 1952 में उसे उसके 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। भूपत डाकू ने भारत में शिवराष्ट्र में लूटमार और हत्या का बाजार गर्म कर रखा था और उसके खिलाफ 200 से अधिक हत्या और डकैती के आरोप थे। भारतीय सरकार ने भूपत की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान कर रखा था। दिलचस्प बात यह है कि भारत में इतने ज़्यादा जुर्म में शामिल होने और अपनी गिरफ्तारी पर इतने भारी इनाम के ऐलान के बावजूद भूपत डाकू पाकिस्तान में किसी फौजदारी जुर्म में शामिल नहीं था। इसलिए उसे बिना परमिट पाकिस्तान में दाखिल होने और बिना लाइसेंस हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भारत की सरकार को जब पाकिस्तान में भूपत डाकू की गिरफ्तारी की सूचना मिली तो उसने पाकिस्तान सरकार से बात की भूपत को भारत के हवाले कर दिया जाए, मगर उस समय तक दोनों देशों के बीच अपराधियों के तबादले या भागे हुए लोगों को वापस करने में संबंधित कोई समझौता नहीं हुआ था। इसलिए भूपत पाकिस्तान में ही रहा। यह मामला इतना अहम समझा गया कि उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली बोगरा से इस संबंध में स्वयं बात की। मोहम्मद अली बोगरा ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते हैं कि भूपत को भारतीय सीमा के पास धकेल दें, जहां भारतीय पुलिस उससे गिरफ्तार कर ले। मगर यह खबर प्रेस में लीक हो गई और पाकिस्तान अपनी इस पेशकश में मुकर गया। भूपत डाकू सिर्फ 1 साल के बाद से ही रिहाई मिल गई। कैद के दौरान उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसका इस्लामिक नाम आमीन यूसुफ रखा गया। आमीन यूसुफ ने रिहाई के बाद एक मुसलमान महिला हमीदा बानो से शादी कर ली, जिससे उसके 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुई, जिसके नाम मोहम्मद फारूक, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद यासीन, नजमा बिल्किस, परवीन और बाई माँ है। आमीन यूसुफ ने कराची में दूध का कारोबार कर लिया। उसकी दूध की दुकान पाकिस्तान के चौक पर स्थित थी, जहां मुझे भी उसके साथ की बनी हुई लस्सी पीने का कई मर्तबा इत्तेफाक हुआ। अमीन यूसुफ ने हज भी किया है। अमीन यूसुफ ने जेल में अपनी कहानी कालू वानिक नामक साथी को लिखवाई, जिनका उर्दू अनुवाद जफर मंसूर ने किया था। इस किताब का पहला एडिशन 1957 के शिखर से और 2017 में कराची में प्रकाशित हुआ। आमीन यूसुफ की मौत 28 सितंबर 1996 को कराची में हुई और वो कराची के कब्रिस्तान में दफन हैं। 1960 के दशक में पंजाब में एक और डाकू ने काल्पनिक नाम कथाओं जैसी ख्याति पाई, जिनका नाम मोहम्मद खान था। मोहम्मद खान 1927 के डरनाल में पैदा हुआ था। वो एक फौज और हवलदार था, मगर जब उसकी बिरादरी के एक झगड़े में उसके भाई की हत्या कर दी गई तो उसने अपने भाई का बदला लेने के लिए अपने विरोधियों को एक व्यक्ति की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने उसे इश्तिहारी मुजरिम करार दिया। इसके बाद वो फरार के दौरान उसके विरोधियों ने उसके एक और भाई को भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद खान इंतकाम की आग में अंधा हो गया और उसने अपना गिरोह बनाकर विरोधियों को एक एक करके मारना और डकैती डालना शुरू कर दिया। उसने कुछ हत्याएं तो पुलिस और विरोधियों को पहले से सूचना देकर की। इसका इतना प्रभाव था कि मामूली सिपाही से लेकर क्षेत्र के एसपी तक कोई इसकी इजाज़त के बगैर उस गांव में दाखिल नहीं हो सकता था। नवाब ऑफ कालाबांग मालिक अमीर मोहम्मद खान ने उसके नज़दीकी संबंध थे और जब तक वो पश्चिमी पाकिस्तान के गवर्नर रहे, किसी को उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं थी। 1963 और 1966 के दौरान वो अपनी रियासत को बेताज बादशाह था। सन 1965 के राष्ट्रपति चुनाव में उसने अपने क्षेत्र के सभी वीडी सदस्य और चेयरमैन के वोटों राष्ट्रपति आयून खान को दिलवाए थे। नवाब ऑफ काला बांग के गवर्नर पद खत्म होने के बाद वो गिरफ्तार हुआ। 27 सितंबर 1968 को मोहम्मद खान डरनाल
को 4 बार सजाए मौत और 149 साल की कड़ी जेल की सज़ा सुनाई गई। मोहम्मद खान डरनाल के हाई कोर्ट में उन सब के खिलाफ अपील की और उसने अपना मुकदमा खुद ही लड़ा। उसने कोर्ट में साबित कर दिया कि जांच अधिकारी को मुझसे जाति दुश्मनी है और उसके सारे इल्ज़ाम मनगढ़ंत है। वह अदालत से यह कहते हुए निकला कि मेरी तकदीर में जो लिखा है ज़रूर होगा, लेकिन मुझे तसल्ली है कि अदालत ने मुझे हाई कोर्ट ने मोहम्मद खान को 2 बार सजाए मौत की सज़ा से बरी कर दिया, जबकि 2 में सज़ा बरकरार रखी। 8 जनवरी 1976 को उसे फांसी के तख्ते पर लटकाने का आदेश जारी हुआ, लेकिन उस सज़ा से सिर्फ 5 घंटे पहले हाईकोर्ट ने सजाए मौत को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। सन 1978 में उसकी सजाए मौत उम्र कैद में बदल दी गई और बेनजीर भुट्टो की सरकार के दौर में 60 साल से अधिक वाले कैदियों की सज़ा माफ़ी के ऐलान के बाद ये जादुई किरदार जेल से रिहा हुआ। 29 सितंबर 1995 को ये दुनिया रुखसत हुआ। वो अपने पैतृक गांव ढोक मसायब तहसील तिंगागंग जिला चकवाल में दफन है। मोहम्मद खान की ज़िंदगी पर ही निर्देश कैफ़ी ने उसकी ज़िंदगी की घटनाओं पर एक पंजाबी फिल्म मोहम्मद खान के नाम से बनाई, जिनमें केंद्रीय किरदार सुल्ताना राही ने अदा किया। हालांकि यह फिल्म कमज़ोर स्क्रिप्ट की वजह से ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी। मलखान सिंह के डाकू के सरदार ने जब किया था आत्मसमर्पण। 80 के दशक में मध्य प्रदेश के भिंड जिले की चंबल घाटी में डाकू मलखान सिंह एक दुर्दांत नाम था। फोटोग्राफर प्रशांत पंजियार ने मध्य भारत के इस सूखे पथरीले इलाके में पैदल लंबी यात्रा की और देश के कुछ नामचीन डाकुओं की जिंदगी के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा। अधिकतर डाकू चंबल इलाके में रहते थे, जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक पाल सोलेपेक के अनुसार एक दुर्गम उबड़ खाबड़ पहाड़ों और मिट्टी रेत से भरी नदियों वाला इलाका था, जहां ठग लुटेरे हत्यारे गुंडे भरे थे और जहां हाईवे पर कुख्यात लुटेरे होते थे, जिन्हें डकैत कहा जाता था। कई महीनों की कोशिश के बाद पेंजियार और उसके 2 साथी पत्रकारों की मई 1982 में डकैती के सरदार मलखान सिंह से मुलाकात हुई। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी डाकू बिना भय काम कर रहे थे। 1 साल पहले ही एक महिला डाकू फूलन देवी जब कुख्यात हुई थी, जब उन्होंने अपने साथ हुए गैंगरेप का बदला लेने के लिए ऊंची जाति के 22 हिंदुओं को हत्या कर दी थी। लेकिन चंबल में सबसे अधिक डर डाकू मलखान सिंह और उसके गिरोह का था। वो पैदल ही चला करते थे और ऊंचे किनारों वाली गहरी संकरी घाटियों में स्थानीय कैंप लगाकर रहा करते थे। बताया जाता है कि 13 साल के लंबे राज के दौरान मलखान सिंह के गिरोह में करीब 100 लोगों ने काम किया और उनसे मुलाकात करने वाले डाकुओं ने ही उन्हें दसायु राजा का नाम दिया। 1982 तक पुलिस ने उनके गैंग के खिलाफ 94 मामले दर्ज किए, जिसमें डकैती, अपहरण, हत्या जैसे संगीन मामले थे। रिपोर्ट के मुताबिक खुद मलखान सिंह के सिर पर 70,000 रुपये का इनाम था। आज की तारीख के अनुसार वो रकम 6 लाख रुपए होती। 1982 की भीषण गर्मियों में पेंजियार और उसके मित्र कल्याण मुखर्जी और बृजलाल सिंह मध्य प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार और डाकू मलखान सिंह के बीच मध्यस्थ बने। वो समर्पण कर दें, उन्होंने मलखान सिंह से संपर्क किया। पेंजियार कहते हैं कि मैंने उनके गिरोह के साथ कुछ दिन बिताए। जब तक कि उनकी तस्वीरें ले रहा था, मैं उनका बंधक बना रहा और खुश था। धोखा न हो जाए, इसके लिए मुझे गारंटी के तौर पर वहां रखा गया था। मलखान सिंह को पेंजियार एक लंबे, तगड़े, हैंडलबार मूंछों वाले संकोची व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, जो अमेरिका में बनी सेल्फ लोडिंग राइफल रखा करते थे। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन अहम वाले व्यक्ति थे, जिनका लोग उनके बीच सम्मान था। उनके गिरोह में तब करीब 2 दर्जन लोग थे, जो हर रात अपने बहुत थोड़े सामान, बिस्तर, हथियार, तिरपाल और राशन के साथ जगह बदल लेते थे। वो खुले में सोते थे। एक के पास AK-47, दूसरे के पास कार्बाइन राइफल थी। पेंजियार कहते हैं कि मलखान सिंह की कहानी क्लासिक थी। निचली जाति का एक युवक, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने आत्मसम्मान और आत्मरक्षा के लिए बंदूक उठाई, जो उस पर जुल्म ढाने वाले एक ऊंची जाति के जालिम व्यक्ति से बदला लेना चाहता था।
करीब एक हफ्ते से पेंजियर ने अपने पेटेक्स और उधार लिए निकान एक कमरे में गिरोह की कई तस्वीरें ली। उनमें से कई दुर्लभ तस्वीरें उनकी नई किताब दैट विच इज अनसीन में देखी जा सकती है। आखिरकार हजारों लोगों के सामने जून महीने में आत्मसमर्पण हुआ। मलखान सिंह ने अन्य शर्तों के अलावा सरकार को इस बात के लिए भी रजामंद कर लिया था कि उसके किसी साथी को मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। उनके आत्मसमर्पण के बारे में लिखा, वे जीत के नायक की तरह आए, लंबे पतले दुबले पुलिस की उस वर्दी में जिसके खिलाफ वर्षों से लड़े। उत्तरी मध्य प्रदेश के भिंड शहर में 30,000 की भीड़ के सामने डकैतों के राजा मलखान सिंह के हथियार डालते वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रोमन विजेता जीत कर आया हो। मलखान सिंह में सेंस ऑफ ह्यूमर न के बराबर था। जब उसके गिरोह ने आत्मसमर्पण कर दिया तो पत्रकारों ने उनसे हिंदी में कई सवाल पूछे। एक ऐसा ही सवाल था, आपको कैसा लग रहा है? जब मलखान सिंह ने पेंजियर और उसके सहयोगियों से मिले तो वो भी यही पंक्तियाँ दोहरा रहे थे। मलखान सिंह और गिरोह के अन्य सदस्यों को उनके उन अपराधों की सज़ा सुनाई गई जो उन पर लगाए गए थे। उन्हें खुली जेल में भेज दिया गया, जहां उन सभी के साथ कुछ समय बिताए। अब 78 साल के हो चुके मलखान सिंह राजनीति में उतर चुके हैं। हाल ही के वर्ष में उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार भी किया है। 2019 में मलखान सिंह ने कहा था कि मैं डकैत नहीं था, मैं बागी था, जिसने डाकू अपने आत्मसमर्पण और आत्मरक्षा के लिए उठाई थी। मुझे पता है कि असली डकैत कौन है और ये भी जानता हूँ कि उनसे कैसे निपटना है। जाने माने फोटोग्राफर और लेखक प्रशांत पेंजियर ने हाल ही में एक और किताब दैट विच इज अनसीन में लिखी है। फूलन देवी की पूरी कहानी, रेप, प्रतिरोध, समर्पण, सांसद और हत्या। 80 के दशक में चंबल के बिहड़ों में दहशत का एक नाम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में चर्चा का विषय बना। इस दौरान डकैतों के लिए कुख्यात चंबल के बिहड़ों में एक दस्यु सुंदरी फूलन देवी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। जहाँ तक कि आज भी लोग फूलन देवी के नाम को लेकर मिसालें देते हैं। 10 अगस्त को फूलन देवी की जन्म तिथि है। इस मौके से उनसे जुड़ी उन किस्सों को साझा कर रहे हैं जो अनकही और अनसुनी हैं। फूलन देवी को सिर्फ एक दस्यु सरगना और एक सांसद के तौर पर देखना उचित नहीं होगा। दरअसल यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे पुरुष प्रधान समाज और जात पात की कुरीतियों ने इतना कठोर बना दिया कि उसे हथियार उठाना पड़ा। फूलन को देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव के तौर पर देखा जाता है। यह पहला मौका था जब किसी हार्डकोर डकैत को संसद में पहुंचने का मौका मिला। जो उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में एक अधेड़ से शादी और उसके बाद दुष्कर्म। फूलन के बाल मन में समाज और उसके बनाए नियमों ने ऐसे घाव दिए कि उसका बदला उसने कानपुर के बेहमई गांव में 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूनकर सनसनी फैला दी थी। फूलन देवी पर 1991 में माला सेन ने एक किताब लिखी, इंडियन बेंटिंग क्वीन द ट्रू स्टोरी ऑफ फूलन देवी। इस किताब में फूलन देवी के बारे में वे किस्से थे जिसे खुद फूलन देवी ने लेखिका को बताए थे। कहा जाता है कि फूलन देवी के डकैत बनने से पहले ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैपिंग कर बेहमई में 3 हफ्तों तक रेप किया। हालांकि इस कहानी का जिक्र माला सेन की किताब में इस तरह नहीं है, लेकिन यह जरूर लिखा गया है कि ठाकुरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इसी घटना के बाद वो डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई और उसका बदला उन्होंने ठाकुरों को मौत के घाट उतार कर लिया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि फूलन का जन्म जालौन जिले के एक पिछड़े गांव गौराहा का पूर्वा में 10 अगस्त 1963 में हुआ था। वो एक दलित और गरीब परिवार में जन्मी। थोड़ी बड़ी हुई तो पता चला कि चाचा उनकी ज़मीन हथिया ली है, जिसके बाद वे 10 साल के उम्र में ही चाचा के खिलाफ धरने पर बैठी। इस दौरान उनके चाचा ने उनके सिर पर पत्थर से हमला किया, जिसका निशान उसके माथे पर मरने तक रहा।
इस बीच पिता ने उनकी शादी 10 साल की उम्र में एक अधेड़ पुट्टी लाल से करा दी। फूलन शादी को राजी नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और फूलन वापस अपने घर लौट आई। इस बीच उन्हें दुष्कर्म का शिकार भी बनना पड़ा। हद तो तब हो गई जब 15 साल की उम्र में उनके साथ 3 हफ्तों तक सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसी के बाद फूलन ने हथियार उठा लिया। इसके बाद चंबल बिहड़ों में उसका ऐसा सिक्का चला कि लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे। चंबल में रहने के दौरान डकैतों के सरगना बाबू गुज्जर की उस पर बुरी नीयत थी। एक दिन उसने फूलन के साथ रेप की कोशिश की तो साथी डकैत विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और गैंग का सरदार बन गया। अब विक्रम और फूलन ने गैंग के साथ मिलकर ताबड़तोड़ कई वारदातों को अंजाम दिया। इस बीच फूलन के ऊपर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण लगाए गए। 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान फूलन को सरेंडर करने के लिए राजी किया गया। विक्रम मल्लाह की मौत से टूट चुकी फूलन ने समर्पण की राजी हुई, लेकिन अपनी शर्त यह थी कि उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। गैंग के किसी सदस्य को 8 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। सरकार ने इस 11 सालों तक फूलन को बिना मुकदमे में जेल में रखा गया। इसके बाद साल 1994 में आई मुलायम सरकार ने फूलन को रिहा किया और 2 साल बाद 1996 में फूलन ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से सीट लोकसभा से चुनाव लड़ा और वो जीतकर लोकसभा पहुंची और फूलन ने इसके बाद उमैयद सिंह से शादी की। हालांकि 1998 के चुनाव में फूलन को हार का सामना करना पड़ा। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा ने दिल्ली में फूलन देवी की उनकी आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी। राणा का कहना था कि उसके बेहमई हत्याकांड का बदला लिया है।